जय हिंद दोस्तों मैं रमनदीप आप सभी का प्रीलिम्स 2022 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा चलाई जा रही डेली क्विज की डे 4 में आज हमारा जो दिन है दोस्तों वो चौथा दिन है और हम लोग इस चौथे दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा उद्देश्य है दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट में रखने का प्रयास करेंगे। आप में से बहुत से दोस्त बार बार कह रहे थे कि सर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग आज कोशिश करते हैं और हम लोग ट्राई करें। देखिए अभी हम लोग ट्राई फेज में हैं। हम लोग अभी 2-3 सप्ताह में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली लाभ आप लोगों को उपलब्ध कराए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग के द्वारा इस पूरे आज की जो क्लास है उसमें टू द पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते रहिएगा, सजेशन देते रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तों हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हम लोग की जो रीच है वो बढ़ती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 2 कथन दिया हुआ है। कथन है दोस्तों पहला कि आदर्श आचार संहिता, ठीक है, आदर्श आचार संहिता जो मॉडल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि आदर्श आचार संहिता अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक प्रावधान है। यहां पर आप लोग समझिएगा 2 कीवर्ड का प्रयोग किया गया है। पहला क्या कीवर्ड है कि आर्टिकल 324 की बात कर रहा है। दूसरा कीवर्ड दिया हुआ दोस्तों यहां पर कि एक संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, अच्छा अगला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। ठीक है, जो भाग 15 है संविधान का वह चुनावों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अभी भी दीपावली यहाँ पर लोगों की चल रही है हमारे कॉलोनी में, तो आप लोगों को हो सकता है पूरे क्लास के दौरान कुछ पटाखों की, कुछ बम की आवाज़ आती रहे, तो उसको एंजॉय करते रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ दोस्तों। आप लोग को यह बताना कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आदर्श आचार संहिता वास्तव में होती क्या, आप लोगों ने इसका नाम पूरे इलेक्शन टाइम में सुना होगा। जब भी इलेक्शन आता है, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, तो आदर्श आचार संहिता का आप लोग नाम सुनते रहते हैं। जैसे कि यूपी में अभी 2022 में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अभी सुनेंगे कुछ समय बाद कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ एग्जाम टल जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं काम विकास कार्य सारे रुक जाएंगे। तो ये आदर्श आचार संहिता होती क्या है दरअसल, इस पर अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो इलेक्शन कमीशन जो दोस्तों है हमारा, जो निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठ करके एक नियम तैयार किया गया, एक विनियमन तैयार किया गया कि ये नियम जो है सभी राजनीतिक पार्टियां फॉलो करेंगी। उन्हीं सभी का शुरू है एक हमारा आदर्श आचार संहिता। जो हमारा आदर्श आचार संहिता है वो राजनीतिक पार्टियों की सहमति से चुनाव आयोग के द्वारा एक सहमति पत्र है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यह सिर्फ एक दिशा निर्देश है, यह ना तो वैधिक रूप से हमारा बाध्यकारी है, न तो संवैधानिक रूप से इसका कोई प्रावधान कहीं पर भी वर्णित है। तो ये बात ध्यान समझिएगा। ठीक है, जो आपका पहला स्टेटमेंट हो गया दोस्तों वह हो गया गलत। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट क्या था दोस्तों कि भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। तो यह कथन सत्य दिया हुआ है दोस्तों कि जो भाग 15 है संविधान का वह चुनावों से संबंधित है। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, सेकंड कथन सत्य है और पहला कथन गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी। एक बात आप लोग समझिएगा दोस्तों, आज आप लोग एक काम करिएगा, लगे हाथ लक्ष्मीकांत खोलिएगा या फिर जहां भी आप पॉलिटी की बुक पढ़ते होंगे, संविधान के जितने भाग दिए हुए, जितने पार्ट दिए हुए, वो पार्ट आप लोग याद करते जाइए। जैसे कि भाग 1 में किसके बारे में दिया है, भाग 2 में किसके बारे में दिया है, भाग 3 में जैसे कि मौलिक अधिकार के बारे में दिया हुआ है, भाग 4 में क्या दिया हुआ है, डीपीएसपी दिया है, मूल कर्तव्य दिया है, क्या क्या चीज कहां पर दी हुई है, उसको एक बार आप लोग भाग के फॉर्मेट में याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, बस उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की संसद, जो भारत की पार्लियामेंट है, अगर उसको राष्ट्रीय महत्व के, नेशनल इंपॉर्टेंट के किसी भी मामले पर राज्य सूची, स्टेट सूची, देखिए होता क्या है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 चीजें दी है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। तो अगर भारत की संसद जो है वो राज्य सूची पर कोई कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है, तो वो शक्ति कैसे मिलेगी उसको, वो कानून कैसे बना सकती है संसद, उसके बारे में 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है कि लोकसभा अपनी कुल सदस्यता की साधारण बहुमत से एक मत प्रस्ताव पारित करके भेजे। ठीक है, अच्छा अगला दे रहा है कि लोकसभा बहुमत से जो उसकी कुल सदस्यता के 2/3 से कम हो एक प्रस्ताव पारित करे। तो देखिए एक बात तो आप समझिएगा कि संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर राज्यसभा का सृजन सिर्फ इसलिए किया गया है कि वो राज्यों को रिप्रेजेंट कर सके, राज्यों के साथ कोई भेदभाव ना हो, राज्यों के साथ कोई गलत चीज ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए राज्यसभा का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है। ठीक, अच्छा फिर समझिएगा आप लोग, चूंकि राज्यसभा का काम यह है, तो अगर राज्य सूची पर कोई कानून बनाना है
तो इस पर जो प्रस्ताव होगा दोस्तों वो राज्यसभा पारित करेगी, न कि लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है कैसे, तो 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करके भेज देती है कि इस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, तब वह कानून संसद बना सकती है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, डी वाला जो विकल्प दिया हुआ है कि राज्यसभा के द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत 2/3 से अधिक। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है तब संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से कह रहा है कि वन स्टॉप सेंटर जो स्कीम है वह किससे संबंधित है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने है। एक है डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंक्यूबेशन। ठीक है, कह रहा है कि वन स्टॉप सेंटर की जो स्कीम है दोस्तों यह किस से संबंधित है, किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। तो दरअसल जो वन स्टॉप सेंटर है दोस्तों उसकी शुरुआत 2015 में किया गया था। ठीक है, अच्छा ये है क्या, तो ये एक प्रकार का ऐसा जगह है, एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर हिंसा से प्रभावित कोई भी महिला, कोई भी लड़की जिसकी उम्र कितनी भी हो, ठीक है, वो यहाँ पर आ करके अपना जो भी उसको गाइडेंस चाहिए, जो भी उसको सुविधा चाहिए, वो सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना 2015 में महिला और विकास मंत्रालय के तहत की गई थी। और वन स्टॉप सेंटर पे जो फंड दिया था दोस्तों वह निर्भया फंड, आप लोगों को पता होगा दिल्ली में जो एक बहुत दर्दनाक घटना घटी थी उसके बाद एक निर्भया फंड बनाया गया था। ठीक है, तो उस निर्भया फंड का पूरा प्रयोग, मतलब उसका एक बड़े हिस्से का प्रयोग वन स्टॉप सेंटर को क्रियान्वित करने में किया जा रहा है। देश के सभी जिलों में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप सेंटर बनाए जाने का काम है। ठीक है, ये एक प्रकार का अस्थायी आश्रय होगा। जैसे मानिए अगर कोई किसी महिला को घर से निकाल दिया गया या कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है तो उसको यहाँ पर आश्रय दिया जाएगा, पुलिस सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कानूनी सुविधा होगी वो सारी वहाँ पर उसको दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख कहां पर मिले थे, ये पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पर आ ही जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में। देखिए जो टोपरा और मेरठ है, ठीक है, टोपरा और मेरठ में फिरोज शाह तुगलक कौन था, तो तुगलक वंश का शासक था। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक बात बताइएगा कि गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद लोदी और सिरी, ये जितने दिल्ली में सरकारें रही, सल्तनत रहे, इनका आप लोग एक बार क्रम बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनका क्रम कैसे आप लोग याद करते हैं, ताकि अगले वीडियो में लोग चर्चा कर सके कि इसको याद कैसे किया जाए कि गुलाम खिलजी तुगलक इनमें कौन किस क्रम में आया था। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ जहाँ पर प्राप्त किए थे वो कहाँ पर प्राप्त किए थे, तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों, टोपरा कहाँ पर है आपका, हरियाणा में, और मेरठ कहाँ पर है आप लोगों का, यूपी में। तो यहाँ पर अशोक के 2 स्तंभ प्राप्त हुए थे और इन अभिलेखों को जो फिरोज शाह तुगलक है वो दिल्ली लेकर के आया था यहाँ से, लेकिन इनको पढ़ने में वो असफल रहा। इन स्तंभ लेखों पर क्या लिखा था वह इस बात को समझ नहीं सका। अब आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है, तुरंत बताइएगा आप लोग, प्रीमियर जब हो रहा है वीडियो तभी, कि सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये बताना कि सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, सफलतापूर्वक किसने पढ़ करके समझ लिया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों आप लोगों के सामने 4 विकल्प है, एक है सुरेश सेन, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो आप लोगों को पता होगा, देखिए चंद्रशेखर आजाद का नाम आपका HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था उसमें आता है इनका नाम। मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है वो आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में आता है। जो सूर्य सेन है दोस्तों उनका वर्णन जो है वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के तौर पर किया जाता है। 1930 में जो चटगांव में एक हमला हुआ था शस्त्रागार पर, चटगांव शस्त्रागार हमला, उसमें इस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये बात आप लोग वहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम क्या निर्दिष्ट करता है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने, कमेंट सेक्शन में तुरंत आप लोग आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला दिया है स्तूप के चबूतरे को, गोपुरम किसको कहते हैं, तो स्तूप के चबूतरे को। फिर कह रहा है कि मंदिर के प्रवेश द्वार को, चैत्य के वृहदकार अलंकृत स्तंभ को, या कि स्तूप के
प्रदक्षिणा पथ को, इनमें से किसको हम लोग गोपुरम के रूप में जानते हैं? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली है, ठीक है, दो शैलियाँ होती है, नागर और द्रविड़ शैली मुख्यतः, इसके अलावा बाकी अन्य बेसर शैली और अन्य शैलियाँ हैं, लेकिन नागर और द्रविड़ शैली में दोस्तों जो द्रविड़ शैली है वहाँ पर जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, उसको हम लोग गोपुरम के तौर पर जानते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, यह बार बार प्रश्न आ सकता है, ठीक है, पीसीएस के प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये आगे आने वाले वर्षों में भी कभी भी कहीं पर भी पूछ सकता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रही गलाथिया की खाड़ी, गलाथिया की खाड़ी किस स्थान पर अवस्थित है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने दोस्तों है, क्या है? एक है अंडमान निकोबार, फिर है लक्षद्वीप, कोरोमंडल तट और कोंकण तट। ये आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जो गलाथिया की खाड़ी है वो इन चारों में से कहां पर अवस्थित है, इसका तुरंत आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर कैसे दे रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। आप लोग ऐसे लिखिए 7 का आंसर बी, 7 का आंसर ए, ठीक है, तुरंत ऐसे आंसर कमेंट करिए। आप लोगों को पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस 7 के आगे ए या बी सी या डी जो भी सही है वो तुरंत लिख करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग मैप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, हम लोग वापस आ जाएंगे हमारा जो गूगल अर्थ का मैप है वहां पर, और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे गलाथिया की खाड़ी वास्तव में कहां पर अवस्थित है, ठीक है। देखिए ये आपका भारत है, ठीक है, ये पूरा आपका अर्थ हो गया और यहाँ पर आपका भारत है। अच्छा, अब अगर भारत आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये आपको अंडमान सी दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अंडमान सी आपको अंडमान निकोबार दिख गया, ठीक है, ये आप लोगों के सामने भी जो है अंडमान निकोबार ओपन है। अच्छा, इसको आप लोग थोड़ा सा और बड़ा करते आइए तो मुझे लगता है यहीं पर कहीं आप लोग को गलाथिया की खाड़ी अभी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए ये आपका अंडमान निकोबार के पास जो है वो गलाथिया की खाड़ी, कैम्पबेल वे, ऐसी 2-3 खाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनका नाम आप लोगों को यहाँ पर देखना है। कहाँ गया भाई? एक सेकेंड, लगता है मुझे सर्च ही करना पड़ेगा गलाथिया पे। ओह ठीक है, हम लोग अंडमान में ढूंढ रहे थे, ये निकोबार में अवस्थित है आप लोगों का, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये देखिए ये आप लोगों का यहाँ पर ये पूरा आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो ये निकोबार आइलैंड में आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दो खाड़ियाँ हैं, एक है आपका गलाथिया की खाड़ी, यहाँ पर गलाथिया नेशनल पार्क के नीचे आप लोग देख रहे होंगे, और एक यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर एक कैम्पबेल की भी खाड़ी है, ठीक है। ये रहा आप लोगों का कैम्पबेल की खाड़ी, यहाँ पर ये कैम्पबेल वे एयरपोर्ट है, उसी के बगल में ये खाड़ी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये 2 खाड़ी आप लोग ध्यान में रखिएगा, दोनों अंडमान निकोबार के आसपास है। तो ये बार बार प्रश्न आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, पूछ भी सकता है। अच्छी जगह है अंडमान निकोबार, घूमने लायक जगह, आप लोग जिसको घूमने का मन करे कभी जा सकते हैं यहाँ पर घूमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया था? प्रश्न क्या है दोस्तों, फिर समझिएगा कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था? मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं दोस्तों, इंडेक्स वाले और रिपोर्ट वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर वर्ष एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछ देती है हर बार कोई ना कोई कंपटीशन पे, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप लोग सामने 4 विकल्प है, एक है WIPO विपो, फिर कह रहा है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और फिर कह रहा है बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। आप लोग को ये बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन होगी दोस्तों, बहुत से लोग इसका आंसर WIPO मार देंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है दोस्तों, ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये किसके निजी पत्रों का संकलन है? 4 विकल्प आप लोगों के सामने फिर से दिया हुआ है, कौन कौन सा? एक है जवाहरलाल नेहरू, फिर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। आप लोगों को ये बताना है दोस्तों कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये निम्नलिखित में से किसके निजी पत्रों का संकलन है? अगर आपको किसी व्यक्ति के निजी के उसके प्राइवेट लाइफ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। 4 विकल्प है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू। ये जो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स है, ये दरअसल जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए खत और इनके द्वारा कुछ लिखे गए खतों, इन सभी का एक संकलन है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। दरअसल इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये है तो निजी पत्र, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति ऐसे थे जो कि राष्ट्रीय
उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी नेशनल लेवल पर। तो ये जो निजी बातें भी करते थे, जैसे ये अपनी अगर पुत्री से बात करें तो जो बातें करते थे वो बातें भी लोगों के पढ़ने लायक बातें होती थी, ठीक है। तो वो बात आप लोग समझिएगा, ये अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स उन सभी लेटर्स का संकलन है जो कि या तो जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए या उनके द्वारा किसी को लिखे गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, अगला और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की। 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। जैसे कि इस बार क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी। 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है, 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1930, 20 मार्च 1930 और 28 मार्च 1930। आप लोगों को ये बताना दोस्तों कि इनमें से कब दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 12 मार्च 1930। ये इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों, अमृत महोत्सव के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जो, उसके संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आज के हमारे 10 प्रश्न खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न लेकर के आया हुआ है, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न का अभ्यास करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए आज की जो बात दोस्तों, हमारे आज की 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं यहाँ पर और मैंने कोशिश की कि इस वीडियो को शॉर्ट रखा जाए जितना ज़्यादा हो सके, इसलिए मैंने टू द पॉइंट सीधे क्वेश्चन पे चर्चा की और हम लोगों ने कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की। लेकिन आप लोगों को ये पूरा वीडियो कैसी लग रही है, पूरी सीरीज कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए दोस्तों जो मेन बात है ना, इस पूरे क्विज के साथ हम लोग एक और टारगेट रख रहे हैं अपना, कि जो दोस्त आप में से 2022-2023 का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स गाइडेंस कैसे प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए हम लोग एक नया ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं जहां पर आप लोगों को कुछ डेली 10 क्वेश्चन के जैसे कुछ टारगेट दिए जाएंगे कि आज आप लोग ये टॉपिक पढ़िए, इस पर आप लोगों को शाम को 10 क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। ऐसा कुछ हम लोग करा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को डेली मेंस आंसर राइटिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, आप लोगों का जैसा भी आप लोगों का ओपिनियन हो, आप लोगों को जैसा व्यू लगे, आप लोगों की पूरी सीरीज कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पूरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रमोट मिल सके, थोड़ा हम लोग को बल मिल सके, मनोबल मिल सके, ठीक है। आप लोग समझिए दोस्तों, आप लोग इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग देखेंगे, दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो पूरे कोर्स तक कितना ज़्यादा पैसे लेती है। हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव ले करके आ रहे हैं, तो आप लोगों का समर्थन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप लोग सपोर्ट करिए हम लोग को ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छे से इनिशिएटिव लेकर के आ सके, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।